So this unit, board exam wise, it carries 6 marks, और यूजुअली 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स प्लस 1 1 मार्क के इस पे 3 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी मेजर थिंग्स विच विल बी स्टडिंग। इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फिर कोई भी कमर्शियल बैंक है वो पैसा किस तरह से क्रिएट करती है। ठीक है, और एट द एंड इज मनी सप्लाई। हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई किस तरह से होता है, जिसमें हम लोग स्मॉल पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल बी स्टडिंग हियर। और बाद में वही चीज जाकर जो है वो हमारा इनकम डिटर्मिनेशन, आगे एक चैप्टर आएगा उसमें जाके वो कनेक्ट होगी। तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और हम लोग दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाउएवर जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसमें से सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया था, बट मुझे लगता नहीं है इस बार इतना ज्यादा डिलीशन जो है वो आएगा। एज इन, एक साल पहले से ही हम लोग जो है वो प्रिपेयर्ड हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस जो है वो लेनी है। तो आई डू नॉट थिंक सो सीबीएसई बहुत ज्यादा उसमें फेरबदल करेगा। फिर भी लेट्स सी, बट विल स्टडी दैट ऑल्सो। वो अच्छा पार्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, और मुझे लगता है जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12th वो जैसे क्लैट की तैयारी करते हैं या वो सीए की तैयारी करते हैं, है ना, सीपीटी वगैरह देते हैं, या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं लाइक सिविल सर्विसेज, तो वहां पर वो बहुत काम में आता है। और मुझे लगता है स्कूल में जो बेसिक पढ़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो इसलिए जो चीज आगे काम में आने वाली है उसको मैं पूरी पूरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर स्टडिंग इट फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बैंक की बात कर लेते पहले। बैंक जो है वो मेजरली काम क्या करता है? तो बैंक जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द टू पीपल, एंड दीज टू पीपल आर दी सेवर्स, यानी जो पैसा सेव करते हैं। आजकल पैसा सेव अलमारी में, है ना, और बिस्तर पेटी में, वहां पर नहीं किया जाता है। इंस्टेड मनी इज बीइंग सेव्ड इन दी बैंक अकाउंट्स। तो वो सेवर्स कहलाते हैं। एंड दी अदर साइड इन्वेस्टर्स आर देयर, जो कि पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर जो है वो लगाते हैं। अब होता क्या था, जब बैंक्स नहीं थी तो पीपल यूजुअली सेव यूज टू सेव इन हाउसेस, और घर में वो पैसा पड़ा पड़ा किसी काम में नहीं आता था। घर, बस घर में वो पड़ा है पैसा। बट अब सेव करने का एक नया तरीका हमारे पास आ गया है, बैंक। तो जब हम बैंक में सेव करते हैं तो बैंक उसी पैसे को किसी को लोन के रूप में दे देती है, और लोन लेने के बाद में जो भी वो लोन ले रहा है उस मनी का किसी न किसी तरह से वो यूज करता है। मतलब वो पैसा जो है वो मार्केट में इंजेक्ट हो जाता है। उस पैसे का यूज वो कंजप्शन के लिए कर सकता है, तब भी मार्केट में मनी फ्लो करेगा। एज वी हैव स्टडीड इनकम, या अपना रियल फ्लो हम लोगों ने पढ़ा है ना, फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, किस तरह से पैसा अगर मार्केट में फ्लो करेगा तो वो किस तरह से कितने लोगों के काम में आने वाला है। सो बैंक से जब भी कोई लोन लेगा तो या तो वो कंजप्शन करेगा या उसका यूज वो इन्वेस्टमेंट के अंदर करेगा। इन्वेस्टमेंट में करता है तब भी वो मल्टीप्लाई होने वाला है, और अगर वो कंजप्शन में करेगा तब भी वो पैसा जो है वो हमारी इकोनॉमी में फ्लो करेगा। तो वो बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए बैंक का जो है वो यूज या यूटिलिटी बैंक की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, कि मनी जो है अगर वो घर में सेव हो रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए बैंक्स ने क्या किया? ठीक है, तो बैंक्स ने क्या किया, ये जो सेवर्स हैं इन सेवर्स को बोला कि आप जो भी पैसा हमारे यहाँ जमा करवाओगे उसके ऊपर हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी अगर 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाता है, तो बैंक बोलती है कि हम आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देंगे, यानी 10,000 के ऊपर हम आपको 6% कुछ इंटरेस्ट जो है वो देने वाले हैं। और इस इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा, आपका 10,000 जो है वो बढ़ जाएगा। अगर ये 10,000 मैं अलमारी में रख दूं तो ये 10,000 का 10,000 ही रहेगा, चाहे उसको मैं 100 सालों के लिए रख दूं, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। लेकिन बैंक में रख दूं तो वो धीरे धीरे सही, लेकिन वो फिर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन जो है वो सेवर्स को दिया गया, और इसलिए बहुत सारे लोगों ने बैंक के अंदर पैसा जमा कराना शुरू किया। और भी कुछ एडवांटेज बैंक की तरफ से मिल जाते हैं, जैसे आपका पैसा घर में पड़े पड़े चोरी हो सकता है, लेकिन अगर वो बैंक के पास में जमा है तो उसकी चोरी होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दो मेजर मेजर फैसिलिटीज हमको नजर आ गई। अब क्या हुआ, आपने जो पैसा जमा करवाया वो बैंक ने अपने पास रख लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक बैंक अपने पास ही रखे रहेगी। ठीक है, आपने जो पैसा जमा करवाया उस पैसे को वो दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। दो टुकड़ों में कैसे? एक पैसा वो अपने पास रख लेती है और दूसरा पैसा वो लोन दे देती है। अब ये अपने पास क्यों रखी बैंक ने पैसा? ये अपने पास इसलिए रखा
क्योंकि जिन लोगों ने पैसा यहाँ जमा करवाया है, हो सकता है कभी वो भूले भटके आ जाए और बोले यार हमको ये कुछ खरीदना है तो पैसा निकाल लेते हैं बैंक से, है ना? तो अगर बैंक सारा पैसा लोन में दे देगी, तो फिर अगर सेवर कभी लेने के लिए आ गया पैसा, तो फिर क्या होगा? तो सेवर्स के विथड्रॉल जो है उनको भी मैच करना होता है। इसलिए ये पैसा बैंक थोड़ा अपने पास रखती है और बाकी जो सारा पैसा है उस पैसे को क्या कर देती है वो लोन दे देती है या मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देती है किसी तरह से। ठीक है। तो इस तरह से बैंक यहाँ पर काम क्या कर रही है? बैंक का एक मेजर काम यहाँ पर क्या हो गया है कि जो भी पैसा है उस पैसे का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो इकोनॉमी के लिए, इसके लिए बैंक जो है वो काम करती है। सेवर्स को भी एडवांटेज है क्योंकि उनका पैसा सिक्योर है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और जो इन्वेस्टर्स है उनको भी एडवांटेज है कि उनको अगर जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो दे अप्रोच बैंक, बैंक से उनको लोन मिल जाता है। भले ही लोन जो है लोन के ऊपर उन लोगों को कुछ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, बट फिर भी उस पैसे को जब वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स के काम का भी हो गया, सेवर्स के भी काम का हो गया। पैसा सेवर्स का है, रिस्क इन्वेस्टर्स की है, एंड इन्वेस्टर्स आर मेकिंग प्रॉफिट, और थोड़ा बहुत सेवर्स को भी फायदा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाता है और पैसा जो है वो सिक्योर होता है। ठीक है। और बैंक्स की आजकल अलग अलग फैसिलिटीज आ गई, वो भी मिल जाती है। जैसे आपका बैंक का अकाउंट आपके मोबाइल से लिंक हो जाता है ना? मोबाइल से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आजकल फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इस तरह की चीजें आ गई है ना? सो यू कैन ट्रांसफर योर मनी। अगर आपको किसी को इवन पानी पतासे वाले को 10 रुपए भी देना है तो इट इज इजी टू ट्रांसफर। अभी कोरोना टाइम के अंदर तो बहुत ज्यादा इसका जो है वो यूज हुआ। नोटबंदी के टाइम पर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब जो है वो ये इसको बहुत ज्यादा बूम मिला था। ठीक है। तो ये कुछ फैसिलिटीज है, ये भी बैंक की तरफ से आपको मिल जाती है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। इसके अलावा भी इन डिटेल पढ़ेंगे बैंक जो है वो किस तरह से अर्न करता है। चलो, सो दिस इज, तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या है कि जो आइडियल रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करने में कौन मदद करता है? बैंक मदद करता है। यहाँ आइडियल रिसोर्स कौन है? सेवर्स की जो सेविंग्स है वो एक तरह से आइडियल रिसोर्स है। पड़ा पड़ा है, किसी काम में नहीं आ रहा है, बस सेवर ने ये सोच के रखा हुआ है यार कि कभी बेटी की शादी होगी तो काम में आएगा, कभी बेटा बड़ा हो जाएगा या बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई के अंदर हम लोग उसको यूज में लेंगे। ठीक है। या हम लोग 5 साल के बाद में कार खरीदेंगे तब उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 5 साल तक वो पैसा पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? कुछ भी यूज नहीं आ रहा उसका। तो बेटर अगर उसको बैंक में जमा हो जाएगा तो वो पैसा थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा और वो पैसा सिक्योर भी रहेगा। और बैंक क्या करेगी? उस पैसे को किसी और को लोन दे देगी तो उसको वो काम में आ जाएगा। तो इस तरह से कंट्री के जो आइडियल रिसोर्सेस है उसका एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सो दिस इज हाउ बैंक्स कंट्रीब्यूट इन दी कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है। क्या सर इतना समझ आया? सर पूछो। सर मान लो अगर कभी बैंक मतलब अगर कोई लूट ले बैंक तो फिर वापस लोगों को पैसे मिलते हैं उनके? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेट आता है लेकिन इस बार जल्दी आ गया, कोई बात नहीं, है ना? तो बैंक को अगर कोई लूट लेता है ना इसको भी समझेंगे ना। देखो, अभी तो क्या मैंने बहुत अच्छा गुडी गुडी आपको बता दिया कि योर मनी इज सिक्योर, है ना, एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो, जो बैंक होता है ना, उस बैंक की अलग अलग ब्रांचेस होती है। ऐसा कभी नहीं होता पूरा बैंक लुट गया। होता है क्या, एक बैंक है, इस बैंक की अलग अलग ब्रांचेस हैं। कोई एक ब्रांच लुट गई तो कोई बात नहीं, इट इज लॉस ऑफ द बैंक। तो स्टिल बैंक जो है वो आपका पैसा आपको देगा। ठीक है। तो बैंक अगर लुट जाता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा सेफ है। अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक अच्छी बैंक के अंदर पैसा जमा करवाया है ना, जैसे आप किसी पब्लिक बैंक के अंदर जमा करवाते हैं या किसी प्राइवेट बड़ी बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, योर मनी इज सेफ, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि बैंक जब लुटती है ना, तो बैंक के पास में भी बैंक में इतना पैसा रखा नहीं होता है। क्योंकि आपके पैसे, बैंक कितना थोड़ा सा ही पैसा रखती है, उतना पैसा जिसमें उसके रूटीन ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाते हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं रखती। तो अगर बैंक अगर लुट भी जाती है, बैंक में चोरी हो जाती है, योर मनी सेफ, वो बैंक का थोड़ा सा नुकसान है, उसको बैंक अपने तरीके से जो है वो हैंडल कर लेती है। ठीक है, पहली बात ये होगी। हाँ, दूसरा एक जो बड़ा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन से जो निकल कर आ सकता है, वो क्या हो कि अगर जिसको बोलते हैं ना बैंक जो है वो क्या हो जाए, बैंक ही एक तरह से खत्म हो जाए, जिसको बोलते हैं ना दिवालिया घोषित हो जाए, कि बैंक के पास में पैसा नहीं है, बैंक हाथ खड़ा कर दे, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, वी कैन नॉट गिव यू, हम तो बैंक ही बंद कर रहे हैं। तो कंट्री के अंदर सारी पूरा बैंकिंग ऑपरेशन ही बंद हो जाए। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था, देयर वाज अ बैंक
पंजाब नेशनल बैंक, जिसके साथ में इस तरह की स्थिति आ गई थी कि उनका बहुत ज्यादा डेट जो है वो बढ़ गया था, और जिनको उन्होंने पैसा दिया था वो लोगों का पैसा आ नहीं रहा था, और बैंक के ऊपर जो है वो बैंक का जो लिक्विडिटी जो है वो पूरा तरह से जो है वो खत्म होने लग गया था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में बहुत सिंपल सी चीज है, आपका जो भी पैसा है उस पैसे में, जैसे मान लो अगर 5 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट पे जमा है और ये बैंक जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो इस केस में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो है वो इंश्योर्ड है। आपका पैसा क्या है? इंश्योर्ड है। लेकिन इंश्योर्ड पैसा जो है उसमें आप लोगों को कितना रुपया मिलेगा? तो आप लोगों को मिलेगा 2 लाख रुपए। ठीक है। एक बैंक में आपने 5 करोड़ जमा करवाए हैं, ये बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो आपका पैसा इंश्योर्ड है और आपको 2 लाख रुपए मिलता है। अगर 5 करोड़ की जगह 5 लाख रुपए भी आपके जमा है, तब भी आपको 2 लाख रुपए ही मिलेगी। इसीलिए माय एडवाइस टू यू, आप इन फ्यूचर जाके बहुत सारा पैसा जो है वो कमाएंगे, तो माय एडवाइस टू यू, आइदर डिपॉजिट योर मनी इन अ पब्लिक बैंक जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो, जैसे आजकल एसबीआई बैंक की चल रही है ना? तो भले ही आपको थोड़ी सर्विसेज कम मिलेगी, लेकिन फिर भी एसबीआई के अंदर पैसा जमा करवाने में आपका पैसा जो है वो ज्यादा सिक्योर है। मतलब ये डूबने वाले चांसेस जो है वो मिनिमल है। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स होती है, छोटी बैंक्स होती है, उसमें जब हम हमारा बड़ा अमाउंट जमा करवाते हैं, केवल इस वजह से कि वो वहाँ से हमको पर्सनल सर्विसेज मिल रही है या अलग-अलग चीज़ें मिल रही है या कुछ छोटे-मोटे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट द रिस्क ऑफ योर मनी इज़ देयर, ठीक है? तो या तो किसी अच्छी पब्लिक बैंक के अंदर पैसा जमा कराएँ जब भी बड़ा अकाउंट हो, और अगर अ, टुकड़ों-टुकड़ों में भी करवा सकते हैं, 2-3 अलग-अलग बैंक्स में भी आप करवा सकते हैं। जैसे 5 लाख रुपए थे, आपने समझदारी से ये किया कि एक बैंक में 2 लाख करवाए, एक में 2 लाख करवाए, एक में 1 लाख करवाए। तीनों ही बैंक डूब गए, कोई बात नहीं, आपका 5 लाख आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि 2, 2 एंड 1, सो यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ करना है। चलो, ये तो हो गई एक्स्ट्रा एडवाइस, इसको हम लोग अभी यहाँ पर रोकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे खिंच जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक तो है? सर जब अगर बैंक अगर लुटता है या तो कुछ होता है तो क्या आरबीआई उसकी मदद नहीं करती? हाँ, आरबीआई अभी आ रहा है। आरबीआई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, उसके बाद में इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है? तो पहले हम लोग समझेंगे कि आरबीआई काम क्या-क्या करती है ना? आरबीआई क्या-क्या काम करती है, तो यहाँ से आपको ऑटोमैटिकली एक तो ये क्वेश्चन को सँभाल के रखना, है ना? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। कैसे? पहले हम लोग समझेंगे कि आरबीआई का और कमर्शियल बैंक्स का रिलेशन किस तरह का है। जब ये रिलेशन हमको समझ में आएगा तो काफी सारे फंक्शंस तो हमको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपने ये वाला जो क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन को वापस से जरूर आप पूछना, क्योंकि एक बार जब ये फंक्शंस हम समझ लेंगे कि आरबीआई और नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स का रिलेशन किस तरह का होता है, तो कुछ चीजें तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजों को हम और डिटेल में क्लियर करेंगे, क्योंकि जब पढ़ते हुए हम लोग केवल सिलेबस वाला पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छी तरह से जस्टिफाई करेंगे। बट बेसिक पॉइंट्स पहले हम लोगों को जो है वो यहाँ से कवर करने हैं। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक ओनली। जो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। तो पहले हम देखते हैं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या, आरबीआई क्या क्या काम हमारी कंट्री के अंदर करती है। ठीक है? सो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं कि आरबीआई उसमें कुछ ना कुछ तो करेगा, मदद करता है। जब हम पीएनबी की बात कर रहे थे तो पीएनबी भी आज अच्छी कंडीशन में है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन आरबीआई है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में हर बार बच्चों को ये वाली बात जरूर बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर जो आरबीआई नाम का इंस्टीट्यूशन है, इट इज दैट पावरफुल इंस्टीट्यूशन कि किसी बैंक को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा, बिकॉज आरबीआई इज दैट पावरफुल कि वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। ठीक है? आरबीआई इज वेरी पावरफुल। अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, मजा आएगा, इसमें समझेंगे आरबीआई की पावर्स क्या क्या है। ठीक है? इस चैप्टर को पढ़ते करते बहुत सारे बच्चे इस बात से भी मोटिवेट हो जाते हैं कि सर आई वांट टू वर्क विद आरबीआई। जैसे अब देखते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बैंक में जॉब करना है, बैंक में जॉब करना है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ जब बैंक में जॉब ही करना है तो व्हाई यू आर लुकिंग फॉर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनेडा बैंक, इनकी बात क्यों करते हैं? व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ वर्किंग फॉर आरबीआई? उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आरबीआई में किस तरह से आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है? चलो, तो पहले समझते हैं आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है।
तो ये कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, अभी फिलहाल मैं केवल स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं इन पॉइंट्स को, बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट जो लिखा है इसके ऊपर दो दो तीन तीन स्लाइड्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको केवल दिमाग में रखने हैं कि आरबीआई जो है वो एक तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आरबीआई, हियर इट इज आरबीआई, और बाकी सब आरबीआई के अंडर में, यानी आरबीआई इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन बैंकिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए आरबीआई को एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, विच इज इन द टॉप। जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के नीचे बाकी सारा है। देन आरबीआई का रोल क्या क्या है ना, आरबीआई के रोल क्या क्या है? तो आरबीआई के रोल जो है वो ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग। अब क्या ऑर्गेनाइज करता है, किसको ऑर्गेनाइज करता है, किसको रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, किसको सुपरवाइज करता है और किस तरह से सुपरवाइज करता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन दो चीजें हम लोगों को यहां से जो दिमाग में रखनी है वो ये कि इट इज अबाउट बैंकिंग एंड इट इज अबाउट फाइनेंस। ये दो टर्म जो है वो आरबीआई के साथ में जुड़ी हुई है कि कंट्री में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है वो सब की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई अपने ऊपर लेता है, अपने ऊपर लेता है, जिम्मेदारी लेता है, मतलब जिम्मेदारी से काम करने का। ऐसा नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। मतलब आरबीआई इंश्योर करता है कि कंट्री के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ज्यादा अच्छे तरीके से हो और साथ में बैंकिंग एक्टिविटीज भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो। अभी बैंकिंग और फाइनेंस में डिफरेंस क्या है ना। तो ये सीधा सीधा है कि जो बैंकिंग का सीधा काम ये होता है कि आरबीआई मनी रिलीज करता है और सारी बैंक्स के थ्रू आरबीआई ये इंश्योर करता है कि वो पैसा ठीक तरह से सब लोगों के पास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब उसके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है जिसमें मनी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें आती है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है कंट्री के अंदर? तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर ऑल्सो अगेन रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केवल मनी की यहाँ बात नहीं हो रही है, इसमें बहुत सारे जैसे स्टेक्स आ जाते हैं, कंपनीज के शेयर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज आ जाती है, वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, समझ में आएगा अपने को। ठीक है, अच्छा, आरबीआई जो है वो केवल इंडिया का ही है, ऐसा नहीं है किसी और दूसरी कंट्री जो है उसके ऊपर भी आरबीआई का अधिकार है। ठीक है, तो हर कंट्री के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है और वो सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करती है कि कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है, पैसे का जो फ्लो है, वो ठीक ढंग से चले। उसके लिए आरबीआई हमारी कंट्री में भी काम करती है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से इंग्लैंड की भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और यूएसए की भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज की जो है वो सेंट्रल बैंक है, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में होती है। यहाँ इंग्लैंड और यूएसए का हमने एग्जाम्पल लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमारे पास जो है वो क्या क्या होंगे। तो पहले तो एक नजर देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस है। मोनोपोली ओवर नोट इशू, यानी करेंसी इशू करने का काम जो है वो आरबीआई करती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बैंकर्स बैंक, यानी सीधा बोलते हैं ना बैंकों की भी बैंक, जो पापा के पापा होते हैं उनको हम दादा बोलते हैं। तो आरबीआई जो है वो सारी बैंकों का दादा है, यानी सारी बैंक्स जो है वो आरबीआई के अंडर में काम करती है। ठीक है, अब आरबीआई के अंडर में काम करती है, लेकिन आरबीआई का रोल जो है वो थोड़ा सा बदलता रहता है। अभी क्या होता है कि कोई भी टर्म जब मैं यूज करूंगा आरबीआई और अगेंस्ट दी अदर सेंट्रल बैंक, अदर कमर्शियल बैंक्स, तो उसमें क्या हुआ, एक ईयर है 1991, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1991 से पहले आरबीआई और बैंक्स में एक अलग तरह का रिलेशन होता था। 1991 के बाद में आरबीआई और बाकी की बैंक्स में एक अलग तरह का रिलेशन है। ये दोनों की दोनों चीजें मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं बैंकर्स बैंक जो है वो फंक्शन उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या हो जाएगा, फंक्शंस को हम लोग बाइफरकेट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में। एक फंक्शन हुआ कि कंट्री के अंदर जो करेंसी इशू करने का मामला होता है वो सारा आरबीआई के हाथ में होता है, और दूसरा बैंकर्स बैंक फंक्शन हो गया जिसके अंदर सारी बैंक्स को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम, फैसिलिटेट करने का काम, ये कौन देखता है, आरबीआई देखता है। नाउ थर्ड थिंग इज एडवाइजर एंड बैंकर टू गवर्नमेंट।
यानी गवर्नमेंट की बैंक भी आरबीआई है। अभी क्या होता है, हम लोगों का तो बहुत छोटा मोटा हिसाब होता है, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो कमर्शियल बैंक से साथ चल जाता है। लेकिन आरबीआई जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तो खर्चे भी बड़े हैं, गवर्नमेंट की इनकम भी बड़ी है। खर्चे कैसे बड़े हैं? तो गवर्नमेंट के तो खर्चे इस तरह से चाहिए होता है गवर्नमेंट को, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़। तो इतना पैसा तो छोटी मोटी बैंक के पास नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट नीड्स अ बिगर बैंक। बिगर बैंक कौन हो सकती है? आरबीआई ही हो सकती है। तो जिस तरह से हमारी कोई बैंक होती है, एसबीआई होती है, पीएनबी होती है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा होती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का जो बैंक है वो कौन होता है? आरबीआई होता है। तो जैसा हम और हमारी बैंक के साथ में रिलेशन होता है कि हमको लोन की जरूरत पड़ती है तो हम कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं, हमको पैसा जमा करवाना होता है तो हम कमर्शियल बैंक में करवा देते हैं, कमर्शियल बैंक हमको एक एटीएम देती है जिसको स्वाइप करके हम लोग पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ होते हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का एक ही कस्टमर होता है, वो है गवर्नमेंट। उसके अलावा आरबीआई का कोई कस्टमर नहीं, मतलब बाकी सारी बैंक्स हैं, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो हम लोगों से डील नहीं करती। हम छोटे मोटे लोग हैं, हमसे कहाँ डील करेगी आरबीआई, है ना। किसी से सुना नहीं होगा आपने कभी कि मेरा आरबीआई में अकाउंट है, या किसी का देखा कि आरबीआई का एटीएम है किसी के पास, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो किसका, गवर्नमेंट का बैंक है, या फिर बैंक्स की जो है वो बैंक है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के साथ में अलग अलग काम करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है अलग अलग मैटर्स के ऊपर, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम भी करती है कि गवर्नमेंट को अगर पैसा जमा कराना होता है तो वो आरबीआई के पास करवाती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से पैसा ले लेती है। एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट को ये मिल जाती है कि मानो हमारे लिए ऐसा हुआ, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पड़ गया, हमने जितना लोन मांगा उतना नहीं है, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगी, भैया लोन नहीं है, थोड़े टाइम के बाद में आना, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ अलग होता है मामला। गवर्नमेंट जो है वो कभी आरबीआई से पैसा मांगती है, आरबीआई के पास पैसा नहीं होता है तो आरबीआई बोलती है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हाँ वही मशीन चालू करते हैं, नोट छापना शुरू करते हैं। तो वो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स करेंगे और गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे इफ गवर्नमेंट इज इन नीड। बट देन लेकिन ये उससे ऐसा नहीं तो होता कि कभी भी ऐसा हो जाएगा। हाँ, यस तो यस उससे बोलो। तो वैल्यू कम हो जाती है, उससे तो लेकिन हाँ मनी हाँ, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा मार्केट में। बहुत, हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर आरबीआई गवर्नमेंट के लिए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी कर सकती है। यही चीज मैं बोलने वाला था कि इसमें ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो बहुत सारी चीजें देखनी समझनी पड़ती है, उसके बाद में प्रिंटिंग का डिसीजन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो सोच समझ कर सर लेंगे, बट देन इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट की नीड पर आरबीआई प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर सकती है। यस, पूछो। सर तो सर तो अभी जैसे कोरोना में पैसे की इतनी ज्यादा वो कमी है, तो सर हुआ ही होगा फिर। देखो, इसमें इसको इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे कि कोरोना में पैसे की जरूरत है तो हम लोग प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो है वो कर लेंगे। इट इज अप टू द गवर्नमेंट, क्योंकि देखो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के अंदर क्या है, बहुत सारे दिक्कतें हैं। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर दिया तो कंट्री में इन्फ्लेशन आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो विदाउट स्टडीइंग द मार्केट और बिहेवियर ऑफ मार्केट, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नहीं की जाती। मैंने ही बोला ना कि इन केस इफ गवर्नमेंट नीड्स और वाकई में काम जरूरी है और मनी का शॉर्टेज चल रहा है, तो आरबीआई प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करती है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। अदरवाइज देखा जाता है कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नुकसान, ये ठीक वैसे ही ना कि जैसे अगर हम बहुत ज्यादा बीमार नहीं है तो क्या हम एंटीबायोटिक खाने लग जाते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है ना, तो हम कब खाते हैं? जब हमको लगता है कि नहीं यार अब बॉडी जो है वो लड़ नहीं पा रही है और बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, बॉडी बहुत वीक हो गई है, तो फिर एंटीबायोटिक्स का हम यूज करते हैं। उसी तरह से पहले देखा जाएगा, अगर कंट्री जो है वो मनी सप्लाई की सिचुएशन को फाइट कर पा रही है, अलग और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम फाइट कर सकते हैं। फिर लगता है कि यार नहीं कर पा रही है, जरूरत है एक टेम्परेरी रेमेडी की, तो फिर कुछ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो है वो की जा सकती है, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, ये हो गया। तो कोरोना टाइम के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत दूसरी अलग अलग चीजें हैं जहां से पैसा जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की गई। जैसे टैक्सेशन के थ्रू जो है वो पैसा जो है वो आया, वो गवर्नमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। अगर उनके पास पैसे का शॉर्टेज आता है तो बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के पास में पैसा इकट्ठा करने की। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एडवाइजर का भी हो गया कि गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी। अब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, जैसे आप देखते हो कि फरवरी के अंदर गवर्नमेंट बजट आता है, तो बजट आता है तो अलग अलग
एरियाज के अंदर अलग अलग तरह का बजट जो है वो निकाला जाता है। कुछ पैसा रेलवे में दिया जाता है, रोड्स के लिए पैसा सैंक्शन होता है, एजुकेशन के लिए पैसा सैंक्शन होता है, हेल्थ के लिए पैसा सैंक्शन होता है। तो इन सारे मैटर पर आरबीआई से भी एडवाइस ली जाती है ना। आरबीआई से पूछा जाता है कि क्योंकि आरबीआई के पास में सारी रिपोर्ट्स होती है, आरबीआई का रिसर्च जो है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो आरबीआई को पता होता है कि कौन से सेगमेंट के अंदर कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कौन से सेगमेंट में इन्फ्लेशन आ रहा है, किस सेगमेंट में पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। तो गवर्नमेंट भी आरबीआई से एडवाइस मांगती है और आरबीआई भी टाइम टाइम पर गवर्नमेंट को बताती रहती है। कभी अगर दिक्कत आ रही है तो चेताती भी रहती है, देखो भैया संभलो, ऐसी स्थिति आ रही है, सोच समझ के पैसा खर्च करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो करती है। आगे बढ़ेंगे, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पैसा देना, है ना, एक तरह से लेंडिंग। तो बैंक्स क्या करता है? पैसा लैंड करता है अलग अलग लोगों को, कार लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है ना, हाउसिंग लोन देता है, और भी बहुत सारा फॉरेन स्टडी, अब्रोड स्टडी के लिए जाना है तो उसके लिए लोन देता है, एग्रीकल्चरल लोन देता है। तो अलग अलग चीजों के लिए बैंक जो है वो लोन देता है। तो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है उस क्रेडिट को कंट्रोल, भैया ज्यादा लोन बांट दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, और अगर लोन कम बांटोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा बांटना है या कम बांटना है, इसका जो रिमोट है वो कौन हाथ में रखता है? आरबीआई अपने हाथ में रखती है। तो आरबीआई के पास में कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीके से आरबीआई मजबूर कर सकती है बैंक्स को कि वो लोन ज्यादा दे या वो लोन कम दे। तो ऑटोमेटिकली आरबीआई के पास में स्विच है, आरबीआई स्विच दबाएगी और बैंक जो है वो लोन देना कम कर देगी, आरबीआई स्विच दबाएगी और बैंक जो है वो लोन देना बढ़ा देगी। ये आरबीआई के हाथ में कंट्रोल होता है। कैसे होता है कंट्रोल हाथ में, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी के फंक्शंस हम लोगों ने देखे सेंट्रल बैंक के। अब वन बाय वन करके हम लोग सारे फंक्शंस को एक एक करके जो है वो पढ़ते जाएंगे। एक फंक्शन जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो उन क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। तो पहला जो फंक्शन है वो ये है, नोट इशू करने वाला, करेंसी इशू करने वाला। तो आरबीआई इज द ओनली बॉडी, यानी मोनोपोली आरबीआई का, आरबीआई इज द ओनली बॉडी टू इशू नोट्स इन एन इकोनॉमी। हमारी कंट्री में तो आरबीआई ही केवल करेंसी प्रिंट करती है। देयर इज ऑल्दो एन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन ये है, करेंसी इशू कर रही, लेकिन इसमें कौन सी करेंसी इशू कर रही है? नोट्स, कॉइन्स नहीं। हमारी कंट्री में कॉइन्स भी होते हैं ना, नोट भी होते हैं और कॉइन भी होते हैं। कॉइन जो है वो आरबीआई इशू नहीं करती है। कॉइन किसके हाथ में होते हैं? कॉइन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में, और नोट्स इशू करने का काम करती है आरबीआई। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये भी है कि 1 रुपए का जो नोट होता है, रुपी 1 नोट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इशू करता है, आरबीआई इशू नहीं करता है। यानी आरबीआई जो है वो क्या इशू कर रहा है? 2 रुपए से लेकर 2000 तक के जितने भी नोट आ रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो हर नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, बट व्हेन यू लुक एट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट पर जब आप देखेंगे तो आपको उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर के बजाय किसके सिग्नेचर मिलेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर के। यू विल फाइंड द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑन रुपी 1 नोट। लेकिन कॉइन्स पे तो किसी का सिग्नेचर नहीं होता है। ठीक है, कॉइन्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 4 मिंटिंग है, मतलब मिंटिंग बोलते हैं जहां पर कॉइन्स जो है वो बनते हैं। तो 4 जगह इंडिया में कॉइन्स की मिंटिंग होती है, यानी कॉइन्स बनते हैं 4 जगह। ठीक है, कहां कहां बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। हैदराबाद में बनता है, एक नोएडा में दिल्ली, बनता मुंबई। है, एक मुंबई में बनता है, और एक कोलकाता में बनता है। दिल्ली नहीं है, नोएडा है। ठीक है, ये 4 जगह पर जो है वो कॉइन का मिंटिंग होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्ट बाय लुकिंग एट कॉइन, कॉइन को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये हैदराबाद में बना है, नोएडा में बना है, मुंबई में बना है या कोलकाता में बना है। ठीक है, अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतनी सी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपके लिए फिलहाल सफिशिएंट होगी। ठीक है, बाकी आपके सर क्वेश्चंस ऐसे के तो ऊपर जरूर मैं आंसर करूंगा। सर ऐसे तो अगर बोलो। मतलब मनी का शॉर्टेज भी आ जाता है तो कॉइन्स की तो अपन लोग कितने भी कॉइन्स तो कितने भी इशू कर सकते हैं ना।
नहीं 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 बेटा, नहीं कर सकते, कॉइन्स इश्यू नहीं कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि बड़ा अमाउंट जो है वो कॉइन्स जो है वो उसको बोलते हैं स्मॉल डिनोमिनेशन, है ना। तो बड़े ट्रांजेक्शन स्मॉल डिनोमिनेशन में नहीं हो सकते हैं, है ना। इसलिए कॉइन्स का भी एक लिमिट है कि कॉइन्स भी उतनी लिमिट तक ही हम लोग जो है वो मिंट कर सकते हैं, कॉइन्स को ज्यादा मिंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्यादातर यूज में हमारे करेंसी नोट्स ही आते हैं, ठीक है, बड़े और सर ट्रांजेक्शन अगर के लिए। जैसे हम्म आरबीआई ने 4-5 दिन तक नोट नहीं छापे, तो वो 7वें 8वें दिन हम्म एक ही बार में सारे नोट छाप सकती है क्या? नहीं नहीं, देखो इसमें यही तो, आरबीआई बहुत समझदार बॉडी है। ऐसा देखो, आरबीआई को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, और आरबीआई को न तो नोट छापने का शौक है और ना ही नोट नहीं छापने का शौक है। नोट की जो प्रिंटिंग है, आप देखो अपने घर में क्या होता है, मम्मी जैसे खाना बनाती है, तो खाना कैसे बनाती है मम्मी, ऐसे खाना बनाती है तो दिन भर ही खाना बनाती रहती है। तो मम्मी को रोटी बनाना अच्छा लग रहा है तो दिन भर रोटी बनाते रहो। मम्मी रोटी किस चीज के ऊपर बनाती है, क्या सोच के मम्मी रोटी बनाती है? आइडेंटिफाई करती है कि जरूरत है तो रोटी बनाएंगी, नहीं जरूरत है तो नहीं बनाएंगी। अगर घर में ऑलरेडी खाना रखा हुआ है तो मम्मी क्या और खाना बनाएगी जबरदस्ती? पहले वो खाना कंज्यूम हो जाए, उसके बाद में खाना बनाएंगे। तो आरबीआई को जब जरूरत लगेगी कि करेंसी छापने की जरूरत है तो करेंसी छापेगी, नहीं जरूरत लगेगी तो नहीं छापेगी। और ये जरूरत आइडेंटिफाई करने के लिए आरबीआई में एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि आप लोग जब आरबीआई के अंदर जॉब करने के लिए जाएंगे, उसके लिए खूब सारा पढ़ना पड़ता है आपको, है ना। बहुत सारा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, फाइनेंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब जाके उसके बाद में आप आरबीआई में जाते हैं। तो आरबीआई में एक से एक इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि जरूरत है या नहीं है। उससे पहले मैंने क्या बोला, आरबीआई रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, आरबीआई का डेटा होता है आरबीआई के पास हर चीज का। तो पहले पूरी कंट्री का डेटा लिया जाता है कि जरूरत है या नहीं है, और जरूरत लगती है तो बेशक वो प्रिंट करते हैं नोट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है लीगल टेंडर, है ना। याद करो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब ये कहा गया था ना कि 1000 और 500 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहे। तो लीगल टेंडर नहीं रहे मतलब लीगली अब उनको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अभी जो करेंसी जितनी भी चल रही है वो लीगली एक्सचेंज की जा सकती है। अभी 2000 नोट रुपए के नोट में क्या है, कागज का टुकड़ा एक तरह से, लेकिन वो लीगल टेंडर है। आप इस विश्वास पर किसी और से ले लेते हो कि यार मुझसे कोई और ले लेगा, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना सिग्नेचर किया है, या गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दी है उस नोट को, कि ये 2000 का नोट है, इसका वैल्यू 2000 का है, ये 2000 के रूप में एक्सचेंज होगा, इसलिए वो करेंसी हो रही है। उसी को हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। अब लीगल टेंडर है तो इसकी वजह से क्या होगा, है ना, नोट क्या है, यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है सर्कुलेशन में। मतलब 2000 का नोट सब जगह 2000 का नोट ही है। इंडिया के अंदर एक ही तरह की करेंसी चलती है। ऐसा नहीं होता कि राजस्थान में अलग करेंसी चल रही है, महाराष्ट्र में अलग चल रही है, केरला में अलग नोट चल रहा है ना। सब जगह एक ही तरह का करेंसी जो है वो चलता है। और इससे क्या होता है कि चूंकि प्रिंटिंग जो है वो आरबीआई कर रहा है, तो आरबीआई के ऊपर, आरबीआई के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है मनी सप्लाई का। सो द होल ऑफ मनी सप्लाई इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है। दिस इज इट। तो ये हमारा हो गया आज का पूरा का पूरा